जय हिंद साथियों। अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है और इसी संदर्भ में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टेस्ट नंबर 15 का डिस्कशन, जो कि जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर रहा था। यहाँ हम चर्चा करेंगे इस पेपर के पार्ट ए की, जो कि हिस्ट्री का था। हिस्ट्री में सभी ओवरऑल हिस्ट्री को शामिल किया गया है, चाहे वह वर्ल्ड हिस्ट्री हो, एंशियंट हिस्ट्री हो, मीडिएबल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हो या मध्य प्रदेश से संबंधित ऐतिहासिक घटनाक्रम रहा हो। हमने सभी को इस क्वेश्चन पेपर में सम्मिलित किया था और एक ओवरऑल पेपर तैयार किया था, जैसा कि मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो आज हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 1 का ए रहा था युद्धरत साम्यवाद। जी जान लेते हैं क्या था ये। तो रूसी क्रांति 1917 में जो हुई थी, उसके बाद का घटनाक्रम था। वर्ष 1917 से लेकर 1921 के मध्य अपनाई गई जो रूस के द्वारा नीति थी, आर्थिक नीति, उसी को युद्धरत साम्यवाद की संज्ञा दी जाती है। विशेष रूप से यह दौर गृह युद्ध का दौर रहा था और यह किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो समाजवादी सिद्धांत पर आधारित थी। जैसा कि यहाँ हमने देखा कि हमने इसका समय बताया, इसका कार्य समय बताया, किस कारण आई और किस सिद्धांत पर आधारित थी। ऐसे 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने इसमें शामिल किया है। आपको भी ऐसा ही उत्तर लिखा जाना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं 1 के बी की ओर। प्रोटेस्टेंटवाद, यह भी वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था। आइए देख लेते हैं क्या है। तो जर्मनी में चल रहा धर्म सुधार आंदोलन जो था वो प्रोटेस्टेंटवाद कहलाता है। क्या था? तो नेतृत्व करता थे इसके मार्टिन लूथर। इसमें हुआ यह था कि जो कैथोलिक चर्च थे, उनकी जो कुरीतियां थी, उनमें सुधारों की बात इसमें की गई थी। तो प्रोटेस्टेंटवाद में इस प्रकार आप 3 बिंदु लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं 1 के सी की ओर। क्वेश्चन था ताम्र पाषाण काल को बताइए। इसमें क्या था? तो तांबे का प्रमुख धातु के रूप में प्रयोग किया गया था, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। भारत में अगर इसके समय की बात की जाए तो 4000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का यह समय रहा था। यह क्या था? तो एक विकेंद्रीकृत ग्रामीण संस्कृति थी। इसके इस समय के काल को इस प्रकार जाना जाता है। प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो कायथा, जो कि मध्य प्रदेश में है, साथ ही साथ आहाड़, जो कि राजस्थान में है, इसका प्रमुख स्थल के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हमने बता दिया कि क्या था, इसका कार्यकाल क्या था, किस प्रकार की संस्कृति थी और इसके प्रमुख स्थलों को शामिल करके हमने ओवरऑल एक क्वेश्चन को लिख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 1 के डी की ओर। तुष्टीकरण की नीति क्या थी ये? तो शत्रु के साथ संघर्ष से बचने के लिए राजनीतिक एवं भौतिक रूप से दी जाने वाली रियायतें। देखिए विश्व इतिहास में भी ये रहा है, चाहे भारतीय संदर्भ की बात करें, ये किसी भी संदर्भ में पूछा जा सकता है। एक राजनीतिक जो ऐतिहासिक रूप से चली आ रही एक राजनीतिक नीति थी ये। क्या था? तो अवधारणा अगर इसकी बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध में प्रस्तुत हुई थी और वुड्रो विल्सन के द्वारा इसका प्रतिपादन माना जाता है। इस प्रकार आप तुष्टीकरण की नीति में इन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। 1 का ई, यह क्या था? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह के जान लेते हैं। क्या था कोल विद्रोह? तो सन 1831 में लड़ा गया एक प्रमुख जनजाति विद्रोह था। क्षेत्र की बात की जाए तो छोटा नागपुर, आप सभी जानते हैं कि जो बिहार, उड़ीसा और झारखंड वाला एक सम्मिलित रूप है, उसे छोटा नागपुर के रूप में जाना जाता है। इसी क्षेत्र में वह विद्रोह हुआ था। यह इसलिए लिखा क्योंकि तत्कालीन समय में ऐसा कोई राज्य स्पेसिफाई नहीं था, इसीलिए हम छोटा नागपुर क्षेत्र का विद्रोह इसमें लिखा हमने। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो बुद्धू भगत और जतरा भगत इस विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। साथ ही अगर कारण की बात की जाए तो अंग्रेजों की भूराजस्व नीति के कारण यह विद्रोह हुआ था। जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ एक कोल विद्रोह के रूप में एक जनजाति विद्रोह को शामिल किया है। आप अगर जनजाति विद्रोह की महत्ता को और अधिक जानना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे, अगर पिछले प्रश्न पत्र उठा के, प्रीवियस ईयर जो पेपर आप उठा के देखेंगे, तो जनजाति विद्रोह या तो 3 नंबर में या सीधे 15 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो आप अन्य जो जनजाति विद्रोह रहे हैं, आप उन्हें भी स्पेशली तैयार करके रखेंगे। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के एफ में संस्कार क्या होते हैं? सभी लोग जानते हैं संस्कार होते क्या हैं, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो हमने
जब आंसर आपके चेक कर रहे थे तो हमने अलग अलग चीजें देखी कि कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है। आंसर में क्या लिखा जाना चाहिए आप देखें क्या था। तो अर्थ बता दीजिए कि एक शुद्धिकरण का रूप होता है संस्कार। कहाँ है? तो उल्लेख इसका मिलता है ऋग्वेद में। जाहिर सी बात है हिंदू धर्म से संबंधित है। संख्या की बात की जाए तो इसकी संख्या 16 है। और कुछ प्रमुख उदाहरण कैसे गर्भधारण का संस्कार किया जाता है, यज्ञोपवीत जिसे आप जनेऊ संस्कार कहते हैं वह संस्कार होता है, चूड़ा कर्म संस्कार होता है। ऐसे कई संस्कार होते हैं। इससे गर्भधारण से लेके अंतिम संस्कार तक जितने भी 16 संस्कार हैं, यह आपको उनमें से आप एक या दो को बता दें उदाहरण के रूप में। इस प्रकार आपका यह आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। आपने देखा कि हमने यहाँ शुद्ध अर्थ बता दिया, इसका उल्लेख क्या है, कहाँ है, इसकी संख्या बता दी और इसके उदाहरण बता दिए। कई लोग इसमें संख्या लिख देते हैं लेकिन उदाहरण उन्होंने नहीं बताए हैं। तो आप उदाहरण भी लिखें, एक या दो लिखें। सभी 16 संस्कार लिखने की आवश्यकता 3 नंबर में नहीं है। यदि ये 6 नंबर में पूछा जाता तो आप प्रत्येक को एक एक दो दो लाइन में आप समझा सकते थे, लेकिन 3 नंबर में आप सिर्फ उदाहरण देके एक या दो का आप अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के जी में श्रीगुप्त, सभी जानते हैं कि जो गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त को ही माना जाता है। 240 ईसा पूर्व में इसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। राजधानी की बात की जाए तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। साथ ही साथ इसकी जानकारी का जो हमें स्रोत है, हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो प्रयाग प्रशस्ति एक महत्वपूर्ण स्रोत है श्रीगुप्त के बारे में जानकारी का। इसके उत्तराधिकारी शासक की बात की जाए तो घटोत्कच इसका उत्तराधिकारी शासक रहा था। इस प्रकार आपने देखा कि किसी भी वंश का संस्थापक या कोई महत्वपूर्ण शासक आपको पूछ लिया जाता है पेपर में, तो आप उसमें मुख्य मुख्य रूप से 4 बिंदु यही शामिल करें। यदि संस्थापक है तो उसने स्थापना कब की थी, साथ ही साथ कौन से वंश की स्थापना की थी, उसकी राजधानी बता दें। यदि जानकारी का स्रोत आपको मिलता है किसी भी व्यक्ति का तो आप उसे अवश्य डालिए, ये आपको दूसरों से अलग करेगा। साथ ही साथ उसका उत्तराधिकारी शासक यदि कोई चर्चित रहा है तो आप उसका भी वर्णन करेंगे। इस प्रकार आप किसी भी शासक को अपने आंसर लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के एच में कालीबंगा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। तो यह एक तरह था हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल था। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो गंगानगर जिला राजस्थान में यह अगर वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो यह स्थित है। इसकी नदी की बात की जाए तो घग्गर नदी। इसकी खोज की थी रंगनाथ राव द्वारा। वहां से साक्ष्य क्या मिले हैं, तो सबसे जो बड़ा साक्ष्य मिलता है जुते हुए खेत। जुते हुए खेत हमें कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। तो कालीबंगा को शामिल करने का उद्देश्य मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। हड़प्पा कालीन जो जो प्रमुख स्थल 7 से 8 स्थल रहे हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, यह सभी इंपॉर्टेंट हैं। आप उन्हें इसी फॉर्मेट में तैयार करके रख सकते हैं। क्या क्या बता दिया, सबसे पहले तो बता दिया कि हड़प्पा कालीन स्थल है। आप स्थिति यदि नदी है, आप देखेंगे कि सभी हड़प्पा स्थलों के आसपास कोई ना कोई नदी जरूर मिलती है। तो आप नदी को सम्मिलित करें और उसका खोजकर्ता कौन है उसे अवश्य ही डालें। यही है, जब आप खोजकर्ता ही नहीं डालेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कालीबंगा की खोज कब हुई, क्या हुई। आपको सन नहीं पता, आप अलग रख सकते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में तो आपको सन भी डालना इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही आप बता दें कि साक्ष्य क्या क्या मिले आपको, तो यहाँ से मिला था जुते हुए खेत। इसी फॉर्मेट में आप हड़प्पा के सभी स्थलों को लिखेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, हड़प्पा कालीन स्थल लिख दिया और उसके आगे सारे अपने साक्ष्य दे दिए, 4-5 साक्ष्य, और आप उम्मीद रखते हैं कि इसमें 3 नंबर मिलेगा, तो यह संभव नहीं है। आप भले 2 साक्ष्य दीजिए, 1 साक्ष्य दीजिए, लेकिन अलग अलग विस्तृत रूप से अलग अलग बिंदुओं को शामिल करेंगे। जैसे अवस्थिति बताएंगे, नदी बताएंगे, खोज बताएंगे, फिर साक्ष्य बताएंगे, तो आपका ज्यादा डायमेंशन का हो जाएगा आंसर, जो कि आपको ज्यादा फायदा देगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार तैयार करेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के आई में आदमगढ़। आदमगढ़ क्या है, सभी लोग जानते हैं। आदमगढ़ एक पाषाण काल युगीन एक स्थल है। अवस्थिति की बात की जाए तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। प्रागैतिहासिक मानव की क्रीड़ा स्थली के रूप में इसे जाना जाता है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो गुफाओं पर शैल चित्रों के लिए यह आदमगढ़ प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। और मध्य प्रदेश की दृष्टि से आदमगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ और अगर बात की जाए तो ऐसे ही प्रमुख स्थलों में भीमबेटका आप शामिल करें, आप पचमढ़ी को शामिल करें,
आप इन बिंदुओं को भी तैयार करके रखें। 3 नंबर के हिसाब से तो आप कम से कम तैयार करके रखेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों के संबंध में। चलिए आगे चलते हैं 1 के जे की ओर। यह था कूका विद्रोह। क्या है तो कूका विद्रोह? तो 1840 में पंजाब में हुआ विद्रोह था। नेतृत्व करता थे इसके भगत जवाहरलाल। उद्देश्य क्या था? तो सिख धर्म में आई कुरीतियों को समाप्त करना इसका प्रारंभिक उद्देश्य था। देखिए शुरुआत जब हुई थी तो यह सिर्फ धार्मिक एक विद्रोह था, लेकिन बाद में ये इसने एक क्या कर लिया था, राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया था। बहुत से जगह हमें देखने को मिलता है कि 71-72 में यह युद्ध हुआ था या और कोई सन में हुआ था। देखिए शुरुआत 40 में हो गई थी, फिर अन्य अलग अलग रूपों में। यदि आप भगत जवाहरलाल लिख रहे हैं तो आपको 40 का डालना, सन 40 का मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस हिसाब से आंसर लिखेंगे। कूका विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के जे के बाद 1 के की ओर। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी, ये भी मध्य प्रदेश की दृष्टि से जो साहित्यकार हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के लेक्चर में हमने सुभद्रा कुमारी चौहान हो या अन्य जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, हमने टेस्ट में उन्हें शामिल किया था। इसी संदर्भ में हमने इस टेस्ट में इन साहित्यकार को शामिल किया है। आप इन्हें भी अवश्य रूप से तैयार करके रखिए। क्या क्या लिखना है बता देते हैं। क्या कि राष्ट्रीय चेतना के साहित्यकार रहे हैं। जन्म की बात की जाए तो शाजापुर मध्य प्रदेश में हुआ था जन्म। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा इनकी प्रमुख रचनाएं थी। साथ ही साथ और अधिक विशेष बिंदु की बात करें तो प्रभा और प्रताप जैसे समाचार पत्रों का संपादन इन्होंने किया था और स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार आप साहित्यकारों को लिखिए। यदि मध्य प्रदेश से संबंधित साहित्यकार है तो आप स्थान लिखना अवश्य लिखिए। क्या होगा, यदि आप स्थान बताएंगे तो और अधिक प्रभाव पड़ेगा कॉपी चेक करने वाले पर। रचनाएं हम बताएंगे। साथ ही साथ इससे पहले भी मैंने टेस्ट में चर्चा करी थी आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ साहित्य को लिख देंगे तो काम नहीं चलेगा। ये जो साहित्यकार रहे हैं, जितने ज्यादातर जो पूछे जाते हैं, उनका साहित्य के साथ साथ आपके स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है कई साहित्यकारों की। तो आप उस बिंदु को भी ना भूलें, उसमें भी शामिल कीजिए। जैसे हमने यहाँ बता दिया, प्रभा और प्रताप जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने क्या करा था, स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को जागृत करने का कार्य कर रहे थे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बाकी साथ ही साथ आपको इसमें कोई डाउट लग रहा हो या कोई ऐसा हो सकता है कि गलत बिंदु आ रहा है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में हमें जानकारी दे सकते हैं, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के एल में गदर पार्टी। क्या थी गदर पार्टी? आधुनिक इतिहास में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या थी? स्थापना 1913 सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, सभी को बताते हैं। संस्थापक की बात की जाए तो सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल। देखिए कहीं लाला हरदयाल मिलता है, सोहन सिंह भाखना, आप दोनों को शामिल कर दीजिए, ये संस्थापक सदस्य के रूप में इन्हें देख लेंगे। उद्देश्यों में बात करें तो सिखों में विद्रोह की भावना पैदा करना इसका प्रारंभिक उद्देश्य था। और अगर प्रमुख घटना की बात करें तो तोसा मारू घटना, अपन ने इससे पहले वाले टेस्ट में तोसा मारू घटना को विशेष रूप से अलग से देखा था। आप वहां जाके तोसा मारू घटना भी देख सकते हैं। तो तोसा मारू घटना इनकी एक प्रमुख घटना रही थी। तो आपने देखा कि हमने ऐसे 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें शामिल किया। एक तो स्थापना बता दी और स्थापना का स्थान भी उसमें साथ ही में सम्मिलित किया। संस्थापक बात करी, इसका उद्देश्य बताया और एक महत्वपूर्ण घटना। आप जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन लिखेंगे, आप उसमें स्थापना लिख देते हैं, आप उनका प्रमुख संस्थापक लिख देते हैं, उद्देश्य लिख के खत्म कर देते हैं। आज एक चीज ध्यान रखिए, यदि आप उसके साथ में उसकी एक प्रमुख घटना लिख देंगे, कि जैसे आप कोई भी आंदोलन ले लीजिए तो उसके साथ में कोई ना कोई घटना का जुड़ाव अवश्य रहा है, तो आप उसे भी शामिल कीजिए। ये आपके उत्तर को और अधिक बल प्रदान करेगा और कॉपी चेकर को भी बहुत अच्छा लगता है जब अलग अलग टाइप्स के बिंदु मिलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के एम में आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज क्या है? तो स्थापना बता दे तो 1942 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हुई थी। संस्थापक की बात की जाए तो कैप्टन मोहन सिंह और राज बिहारी बोस। लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है,
यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दोनों का ही नाम आप लिख दें, आप यदि समस्या से बचना चाहते हैं तो। क्योंकि रासबिहारी बोस को संस्थापक कहा जाता है कहीं, और ये कहा जाता है कि कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज आजाद हिंद फौज थी। तो किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए आप संस्थापक में दोनों का नाम लिख दीजिए, आप अपनी तरफ से मुक्त हो जाएंगे। प्रमुख नेतृत्वकर्ता, कई लोग तो सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना करी थी ऐसा लिख देते हैं, जो बिल्कुल असत्य है। बाद में जाके इसका नेतृत्व जरूर सुभाष चंद्र बोस ने किया था, वह बिंदु भी हमने यहाँ सम्मिलित किया। इसका भी एक प्रमुख विशेष घटना हम बता देते हैं। भारत में नहीं, हाँ, यदि भारतीय सरकार की बात की जाए कि अस्थायी भारतीय सरकार का अगर सबसे पहले कोई गठन हुआ था तो सिंगापुर में हुआ था, और आजाद हिंद सरकार उसे कहा गया था। तो आजाद हिंद फौज आप इस रूप में लिखिए। आप, मैं बता रहा हूँ, गलती की संभावना कई बार हो जाती है, तो इससे बचने के लिए आप दो नामों को डाल देंगे तो आप अपनी तरफ से तो बच सकते हैं। ठीक है, कई बार डाउट आता है, हमें एकदम से चीजें याद नहीं आती है, तो गलत लिखने से बेहतर है कि आप दो नाम लिखें या इस पॉइंट को ही हटा दें। आप अन्य कोई बिंदु है आपके पास तो उसे सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन गलती से बचिए, ये आपके सीधे नंबर को काट देता है यदि आप सन गलत लिख दे रहे हैं या संस्थापक, उद्देश्य से ऊपर नीचे चल जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 के N में वर्धा प्रस्ताव क्या है? तो वर्धा प्रस्ताव सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 1942 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसमें यह प्रस्ताव लाया गया था। प्रमुख मांग की बात की जाए तो भारत में अंग्रेजी शासन की तुरंत समाप्ति हो, साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, इसका भी प्रस्ताव इसी वर्धा प्रस्ताव के द्वारा ही लाया गया था, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कई स्टूडेंट्स ने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करी, उन्होंने वर्धा प्रस्ताव को वर्धा योजना समझ लिया, जो कि शिक्षा से संबंधित है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वर्धा प्रस्ताव का सीधा सीधा संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है, न कि शिक्षा के क्षेत्र से है, वह वर्धा योजना है। आप क्वेश्चन को पढ़ते समय एकदम विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर के अंतिम क्वेश्चन की ओर। 1 के O में, जो कि था जंगल सत्याग्रह। देखिए, मध्य प्रदेश में हुए सत्याग्रह में जंगल सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमने झंडा सत्याग्रह और भी कई सत्याग्रह हैं। हमने झंडा सत्याग्रह को 6 नंबर के हिसाब से, इससे पहले जो टेस्ट हुए थे हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें हमने इसको 6 नंबर में देखा था। आप यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर अवश्य देखिए। ठीक है, तो जंगल सत्याग्रह क्या है? तो मध्य प्रदेश में सत्याग्रह हुआ था, 1930 में हुआ सत्याग्रह था। यदि स्थानों की बात की जाए तो घोड़ा डोंगरी, बैतूल और जो तुरिया क्षेत्र था सिवनी का, वहां यह किया गया था। फिर यही बात, कई व्यक्तियों ने लिखा है, कई स्टूडेंट्स ने लिखा है सिर्फ घोड़ा डोंगरी बैतूल का, कई स्टूडेंट ने लिखा है सिर्फ तुरिया का। आप दोनों को सम्मिलित कर दीजिए। नेतृत्वकर्ता गंजन सिंह कोरकुत है। उद्देश्य की बात की जाए तो जंगलों को ग्रामीणों के लिए आरक्षित रखना, इस प्रकार का जंगल सत्याग्रह का उद्देश्य था। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के समानांतर चल रहा था। ठीक है, इस प्रकार आप 3 नंबरों के आंसरों को लिखिए, और मेरा यह आपसे विशेष अनुरोध है कि 3 नंबर को आप जितना अच्छा, 3 मार्कर क्वेश्चन को आप जितना अच्छा बनाएंगे, यह आपकी कॉपी पर एक विशेष प्रभाव डालते हैं, सबसे शुरू में आते हैं, और नंबर मिलने की सबसे ज्यादा संभावना, अधिकतम 3 में से 3 नंबर मिलने की संभावना आपको सबसे ज्यादा यही 3 मार्कर क्वेश्चन में ही होती है। आगे आप 6 मार्कर और 15 मार्कर में जितना भी अच्छा लिखेंगे, आपको पूरे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूरी संभावना सिर्फ 3 मार्कर में होती है अधिकतम अंक प्राप्त करने की। इसलिए आप 3 मार्कर पर विशेष जोर रखें। हमारा इंस्टीट्यूट का उद्देश्य भी ये रहता है कि 3 मार्कर पर आप ज्यादा से ज्यादा गौर करें। इसीलिए हमने एक 3 मार्कर की एक विशेष श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत भी की है, यूट्यूब पर वह उपलब्ध है। आप उसे भी देखना चाहें तो अलग से प्लेलिस्ट में जाकर 3 मार्कर को आप विशेष रूप से देख सकते हैं। वहां पर प्रत्येक विषय के अब 3 मार्कर हम ला रहे हैं, जो कि आपकी तैयारी को बूस्ट करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब 6 मार्कर की ओर। क्या था 6 मार्कर का पहला क्वेश्चन? रूसों के चिंतन में समाजवाद, प्रजातंत्र और निरंकुशता के बीज विद्यमान थे, स्पष्ट कीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। वर्ल्ड हिस्ट्री में रूसो, एक बार लियोनार्डो दा विंची और ऐसे कई जो साहित्यकार या अन्य दार्शनिक रहे हैं उन्हें पूछ लिया गया है। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने रूसो को यहाँ क्वेश्चन पेपर में सम्मिलित किया था।
और रूसो का जो चिंतन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं इसको आंसर कैसे लिखना था। तो हर बार में आपको बताते हैं कि सोशल जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसमें एक एक या दो लाइन की प्रस्तावना जरूर लिखिए। तो यहाँ हमने देखा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक रूसो पुनर्जागरण काल के प्रमुख दार्शनिक एवं चिंतक थे। इस प्रकार की हमने रूपरेखा बना दी। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं, फिर उपसंहार में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो समाजवाद, देखें कई विद्यार्थियों ने इसका आंसर कैसे लिखा है कि सीधे पॉइंट में समाजवाद के पॉइंट लिख दिए हैं, प्रजातंत्र के पॉइंट लिख दिए, निरंकुशता, ऐसे करके 6 से 7 पॉइंट दिए हैं। मेरा मानना है कि आप तीनों को अलग अलग बताइए। जैसे समाजवाद हम क्या बता रहे हैं, देख लीजिए। समाजवाद में हम बताते हैं कि मूल मनुष्य अपने गुणों से संपन्न था, परंतु लोभ, घृणा और मोह के कारण समस्याएं उत्पन्न हुई। यह रूसो का चिंतन था समाजवाद के प्रति कि मूल मनुष्य है जो था वो सर्वगुण संपन्न था, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी जो पूरी नहीं की जा सकती थी, लेकिन लोभ, घृणा और मोह के कारण ही समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक है, तो समाजवाद बता दिया। अगला हम बता देते हैं कि इसी के कारण असमानता भी बढ़ी थी, और असमानता को समाप्त करने कर सभी को समान बनाना, इसी प्रकार की जो असमानता है रूसो के चिंतन में रूसो बता रहे हैं, इसी प्रकार की असमानता को समाप्त करने कर सभी को समान बनाना शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या था दूसरा पॉइंट, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में हम देखेंगे कि राज्य मनुष्य की इच्छा का परिणाम है। यदि राज्य जनता का शोषण करता हो तो ऐसे राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। प्रजातंत्र के संबंध में रूसो का यह विचार देखा जाता है। साथ ही साथ निरंकुशता की बात करें तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर निरंकुशता जाए तो उसे हटा देना चाहिए। इस प्रकार का विचार रूसो ने प्रस्तुत किया था। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है रूसो समाजवाद और प्रजातंत्र के तो एकदम पक्षधर थे, लेकिन निरंकुशता उनके अंदर विद्यमान नहीं थी। तो आपने देख लिया कि हमने इसे किस प्रकार देखा। हमने पहले बता दिया कि 2 लाइन की प्रस्तावना, उसके बाद हमने एक एक बिंदु को जो जो प्रश्न में पूछा गया था इक्वल वेटेज सभी को दिया। चले समाजवाद को समझा दिया, समाजवाद के बाद प्रजातंत्र को और निरंकुशता संबंधी उनके विचारों को भी शामिल किया। इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे तो अधिकतम अंक आपके सुनिश्चित किए जा सकेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 का बी, पेरिस शांति सम्मेलन विश्व इतिहास की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी तक यह पूछा नहीं गया है, इसे पूछने जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। तो आप ध्यान से देखिए और इसे विशेष रूप से तैयार करके रखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द के लिए मित्र राष्ट्रों द्वारा पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जो पराजित राष्ट्र थे उनके साथ कुछ संधि और समझौते किए गए थे। इन्हीं संधि सम्मेलनों का जो एक विस्तृत खाका था उसे ही पेरिस शांति सम्मेलन के तहत शामिल किया जाता है। देख लेते हैं क्या था। तो प्रमुख संधियों की बात कर लें। क्या थी, वर्साई की संधि हो, सेंट जर्मेन की संधि है। ठीक है, इसके अलावा न्यूली की संधि, ट्रियानो की संधि और सेब्रे की संधि, यह सब संधियां मिलाकर आपका पेरिस शांति सम्मेलन कंप्लीट होता है। ठीक है, अगले बिंदु की ओर चलते हैं। इसके प्रमुख बिंदु या प्रमुख इसमें मुद्दे क्या रखे गए, क्या था। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द की बात की गई। यहाँ गलती से सौभाग्य लिखा गया है, आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सौहार्द की बात की गई। साथ ही साथ निह सशस्त्रीकरण की बात की, मतलब शस्त्र न रखने की, और राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रस्ताव भी पेरिस शांति सम्मेलन के तहत ही आया था। इस प्रकार अंत में हम लिख देंगे कि इस सम्मेलन में अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई विद्यार्थियों ने इसका आंसर बहुत अच्छा लिखा है, किंतु जो ओवरऑल एक मिस्टेक देखने को हमें मिली कि सभी ने महत्वपूर्ण बिंदुओं को तो शामिल किया किंतु संधियों को शामिल नहीं किया था। मैं यहाँ बता देना चाहता हूं कि पेरिस शांति सम्मेलन में अगर आप ये संधियों के नाम नहीं लिख रहे हैं तो वह क्वेश्चन अधूरा है। आप यदि आपके पास ज्यादा टाइम है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप इनका सन भी साथ में लिख सकते हैं कि यह कब हुई थी और किसके बीच हुई थी। किंतु आप दोनों पक्षों को, यहाँ हमने महत्वपूर्ण संधियां भी बता दी, महत्वपूर्ण बिंदु भी बता दिए, तो हमने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कवर किया है। आप भी इसी प्रकार अपने आंसर को मजबूत बना सकते हैं और अधिक से अधिक अंक पा सकते हैं।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 के सी में मध्य प्रदेश के महाजनपदों के बारे में लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मध्य प्रदेश की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्या था? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश के 2 महाजनपद विद्यमान थे, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के 2 महाजनपद कौन कौन से थे। एक था अवंती महाजनपद और दूसरा था चेदी महाजनपद। तो हम दोनों को शामिल कर लेते हैं। पहले हम बता देते हैं अवंती महाजनपद के बारे में। क्या था अवंती महाजनपद? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, आप सभी जानते हैं ये मालवा वाला जो रीजन था, उसमें एक प्रमुख महाजनपद था। यह 2 भागों में विस्तृत था। एक था उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। ठीक है। उत्तरी अवंती की राजधानी की बात करें तो उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी बात करें तो महिष्मती थी। यहाँ का शासक कौन था? तो चंड प्रद्योत था और बाद में इस महाजनपद को भी मगध में मिला लिया गया था। इस प्रकार आप अवंती महाजनपद को लिख दीजिए। उसके बाद आप चेदी महाजनपद के बारे में बता दीजिए क्या था। तो यह वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्यमान था। सभी लोग जानते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र कहाँ है। राजधानी की बात करें तो सुक्तिमती इसकी राजधानी थी। यहाँ का शासक खारवेल था और सांस्कृतिक क्षेत्र में शक्तिशाली और समृद्धशाली यह क्षेत्र रहा था। आज भी अगर खजुराहो की बात करें तो सांस्कृतिक क्षेत्र में इसका महत्व बहुत ही अधिक है। इसी प्रकार चेदी को भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर आप कई जगह देख रहे होंगे कि शब्द गलत लिखे गए हैं, जैसे सुक्तिमती गलत लिखा गया है। तो आप अपने स्तर पर इसे सुधार अवश्य करें। यह राइटिंग की मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। आप अपने स्तर पर इसे सुधार करते रहेंगे, पूरी उम्मीद है मुझको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 के डी में मांडू के भवनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मध्य प्रदेश की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के 3 विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया था पेपर में। कौन कौन से? सभी लोग जानते हैं, खजुराहो हो, सांची हो, चाहे आपका भीमबेटका हो। तो हमने तीनों को शामिल कर चुका है। इसी प्रकार मांडू के भवन भी उतने ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। विश्व धरोहर में जरूर शामिल नहीं है, लेकिन इनकी भी जो इंपॉर्टेंस है पेपर में आने की बहुत ही ज्यादा होती है। आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे और इस प्रश्न पत्र को आप उससे कंपेयर करेंगे तो आप निश्चित रूप से देखेंगे कि सभी पक्षों को शामिल करने का प्रयास हमने इस टेस्ट सीरीज में किया है। चलिए चलते हैं मांडू के भवनों पर। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू सिटी ऑफ जाय के नाम से मशहूर है। इसके अन्य नाम की बात की जाए तो सादियाबाद या मांडवगढ़ है। सभी लोग जानते हैं कि आनंद की नगरी मांडू को कहा जाता है, इसलिए हमने प्रस्तावना में ही डाल दिया कि सिटी ऑफ जाय के नाम से मशहूर है। और अन्य नाम की बात की जाए तो सादियाबाद या मांडवगढ़ इसका नाम था। अब मैं स्टूडेंट की कॉपी देख रहा था तो वहां मुझे ये देखने को मिला कि सिर्फ हम वहां क्या डाल देते हैं, महत्वपूर्ण भवनों को लिख देते हैं कि ये महल है, वो महल है। ये सब हमने वहां लाइन से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिंदु लोग लिख रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 बिंदु लिखने की जगह आप इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? यहाँ हमने पहले बता दिया कि महल कौन कौन से हैं। महल में क्या क्या थे? हिंडोला महल, जहाज महल, रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर का महल। इस प्रकार हमने क्या बता दिए? महल। ये एक बिंदु हो गया। इसके बाद हम बता देते हैं क्या कि परकोटा क्या था। मतलब यहाँ क्या है कि विशेषता है कि 12 दरवाजे हैं। जैसे रामपोल है, तारापुर दरवाजा है, जहांगीर दरवाजा है, दिल्ली दरवाजा आदि नामों से जाने जाते हैं। यह बिंदु हमने शामिल किया। ठीक है। अन्य प्रमुख स्थल एक बिंदु शामिल किया, उसमें हम देख लेते हैं होशंग शाह का मकबरा हो, रीवा कुंड हो, जामा मस्जिद, हाथी महल आदि मांडू के प्रमुख स्थल हैं। अब बताइए आप, 2 लाइन के हम उपसंहार और देख लेते हैं। इस प्रकार महलों की नगरी मांडू अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब आप बताइए, आप सीधे सीधे आप ये इन सभी नामों का वर्णन कर देंगे। जैसे हमने देखा कॉपी में कि लोग हिंडोला महल बता दे रहे हैं, जहाज महल, लाइन से आपने 6 नाम लिख दिए हैं। इन 6 नाम की जगह आपने इस प्रकार लिखी कि महल अलग कर दीजिए। ठीक है। परकोटा को आप अलग कर दें, अन्य प्रमुख स्थल बनाएं। तो यहाँ क्या होगा कि 3 अलग अलग पॉइंट दिखेंगे और उसके अंदर पॉइंट दिखेंगे। तो कॉपी चेकर को क्या होता है कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा बिंदु शामिल किए हैं। ठीक है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यह हिस्ट्री का अंतिम टेस्ट है, लेकिन यहाँ विस्तृत रूप से हम पूरी जो हिस्ट्री है उसे कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह जो प्रश्न पत्र होता है, टेस्ट पेपर होता है, इसके लिए एक महत्वपूर्ण हथियार सिद्ध होता है पूरी हिस्ट्री को कवर करने के लिए 1 से 1.5 घंटे में। चलिए चलते हैं 2 के ई की ओर।
रानी अवंतीबाई के विषय में बताइए। सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में रानी अवंतीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी प्रकार से हम लिख देते हैं कि मध्य प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से मशहूर रानी अवंतीबाई ने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह हमने प्रस्तावना लिख दी। चलिए चलते हैं आगे। तो देख लेते हैं कि संबंध कहां से रहा था। अभी मैंने इससे पहले भी आपको जब साहित्यकार बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई मध्य प्रदेश का साहित्यकार रहा है तो आप उसका स्थान विशेष जरूर लिखिए। इसी प्रकार रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश संबंधित है तो हमने उनका संबंध बता दिया कि मध्य प्रदेश के रामगढ़ की रानी थी जो मंडला के आसपास का क्षेत्र रहा है। योगदान की देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजी क्षेत्र विस्तार की नीति का इन्होंने विरोध किया था। सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्षेत्र विस्तार की नीति थी, तो इन्होंने उसका विरोध किया और मंडला राज्य की अंग्रेजों से सुरक्षा की थी। यह इनका योगदान बताया। अब देख लेते हैं अगले बिंदु, उपलब्धियां क्या रही। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला शहीद कही जाती हैं। ठीक है, इनके साथ साथ इनकी अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई। इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया था। यह मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। तो लिख देंगे हम अंतिम में कि देश की स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रानी अवंतीबाई एक वीरांगना के रूप में आज भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अलग अलग बिंदुओं को शामिल किया। आप भी इसी प्रकार आंसर लिखिए। अन्य बिंदु आपके हो सकते हैं, आप उन्हें ऐड कीजिए, लेकिन फॉर्मेट आप समझें। यहाँ से टेस्ट का मकसद फॉर्मेट बताना है और ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको विश्लेषण करके देना है ताकि आप उस हिसाब से तैयारी कर सकें। तो हम यहाँ पे आपको एक आधार बता दे रहे हैं कि कैसे आपको आंसर लिखना चाहिए। 3 नंबर का बताया हमने, 6 नंबर का भी बताया। आप इन बिंदुओं को शामिल करें, इन फॉर्मेट पे प्रस्तावना लिखें, उपसना लिखें, मुख्य बिंदुओं को लिखें और अधिकतम अंक अर्जित करें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, एक प्रमुख समस्या मुझे देखने को मिली कॉपी चेक करते समय कि धार्मिक नीति का मूल्यांकन शब्द लिखा है, स्टूडेंट्स ने मूल्यांकन पे ध्यान ही नहीं दिया, मूल्यांकन शब्द को निगलेक्ट कर दिया। ऐसा उन्हें देखने को मिला, ऐसा शायद उन्हें लगा कि यहाँ विशेषता लिखा हुआ था। ज्यादातर अधिकतम 1 या 2 स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए तो अधिकतम लोगों ने सिर्फ विशेषताएं लिखी हैं। जबकि मूल्यांकन का अर्थ आप समझेंगे तो मूल्यांकन में कभी भी सिर्फ विशेषताएं नहीं बताई जाती, उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों का ध्यान रखा जाता है। आप भी किसी चीज का मूल्यांकन करेंगे तो सकारात्मक और नकारात्मक चीजें दोनों ही देखेंगे। इसी प्रकार अकबर की धार्मिक नीति को भी आपको लिखना था। देख लेते हैं कैसे लिखना चाहिए। तो विभिन्न धर्मों के मध्य एकता एवं सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से अकबर ने अपनी एक धार्मिक नीति प्रस्तुत की थी। क्या थी? तो इसकी विशेषताएं या सकारात्मक पक्ष आप इसमें लिख देंगे। क्या था सकारात्मक पक्ष? तो सभी धर्मों का आदर करना, धार्मिक करों को समाप्त किया था इन्होंने, साथ ही साथ बलात् धर्म परिवर्तन जैसी प्रथाओं पर रोक लगाई थी। जजिया जैसे धार्मिक कर जो हिंदुओं पर विशेष रूप से लगाए जाते थे उनको इन्होंने हटाया था। ठीक है, अन्य बिंदुओं के देख लें। तो ये क्या देखे हमने? सकारात्मक पक्ष की, ये इनके क्या थे? महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष थे। अब इनके नकारात्मक पक्ष भी देख लेते हैं। क्या थे? तो धार्मिक उदारता की नीति से मुस्लिम जमात में असंतोष उत्पन्न हो गया था। हिंदुओं के लिए तो यह नीति बहुत अच्छी साबित हुई थी, किंतु मुस्लिम जमात में इसका असंतोष हुआ और इसी का परिणाम यह हुआ तो कि इसके बाद वाले जो शासक थे, परवर्ती शासकों द्वारा कट्टर इस्लाम नीति का पालन किया गया। आप देख सकते हैं औरंगजेब की नीति को, धार्मिक नीति को। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति जो कि हिंदुओं के लगभग विरोध स्वरूप मानी जाती है, उसका कारण भी अकबर की धार्मिक नीति को माना जाता है। ये इसका नकारात्मक पक्ष था। अब बताइए आप मूल्यांकन हुआ कि नहीं हुआ? जब हमने सकारात्मक पक्ष भी बताया, नकारात्मक पक्ष भी बताया, तब जाके आंसर कंप्लीट होता है। अंत में हम लिख देंगे, इस प्रकार अकबर की धार्मिक नीति ने विभिन्न वर्गों एवं संप्रदायों को भागीदारी का अवसर प्रदान किया और साम्राज्य विस्तार में भी सहयोग किया। इस प्रकार आप एक पॉजिटिव अप्रोच से उपसंहार लिखिए और अपना आंसर खत्म करिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए आगे से कि मूल्यांकन जब भी आप शब्द आए तो आप उसे निगलेक्ट ना करें, आप दोनों पक्षों को अवश्य बताएं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 के जी में संथाल विद्रोह पर लेख लिखिए। क्या था संथाल विद्रोह? तो अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए कृषक आंदोलनों में संथाल विद्रोह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। इससे पहले हमने जनजाति आंदोलन का मैंने आपको बताया
इसी के साथ साथ जनजातीय आंदोलन के साथ आप एक कृषक आंदोलनों को भी 15 नंबर में तैयार करके रखिए। सीधे सीधे 15 नंबर में इसके भी पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। कृषक आंदोलन, महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन, उनके कारण और उनका परिणाम क्या रहा, इन 3 बिंदुओं को शामिल करके आप 15 नंबर का क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सारे कृषक विद्रोह को आप शामिल करिए और उनका वर्णन, उनके कारण और उनका परिणाम, उनके प्रमुख नेतृत्वकर्ता, इन बिंदुओं के साथ आप उन्हें लिखिए। आपका 15 नंबर का आंसर तैयार हो जाएगा। आप उसे शामिल करके रखिए, परीक्षा में इसके भी पूछे जाने की संभावना हमेशा से रहती है। चलिए देख लेते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। तो 1855-56 में यह हुआ था। स्थान देखा जाए तो बंगाल और बिहार का क्षेत्र था। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो सिद्धू और कान्हू इसके नेतृत्वकर्ता रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। इसके कारण क्या था, तो बंगाल और बिहार के क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त को लागू करना इसका एक प्रमुख कारण था। कर की दर में जो वृद्धि की गई थी वह एक कारण था। साथ ही साथ किसानों पर होने वाला शोषण इस विद्रोह को करने का कारण बना था। ज्यादातर आप विद्रोह देखेंगे तो यह सभी में एक कॉमन पॉइंट है कि आपका कर व्यवस्था और शोषण। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका परिणाम क्या था। तो अंग्रेजों द्वारा कर की राशि कम कर दी गई और किसानों पर शोषण की कमी आई थी इस विद्रोह के पश्चात। ठीक है, तो चलिए ऐसा लिखेंगे और निष्कर्षतः बता देते हैं कि इस विद्रोह ने अंग्रेजों को झुकने के लिए मजबूर किया था। इस प्रकार आप अपने उत्तर को लिखेंगे। इसी प्रकार आप अन्य कृषक आंदोलन को भी तैयार अवश्य करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 के एच में जगनिक के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। यह पिछले 2017 या 18 के पेपर में यह पूछा गया क्वेश्चन है, हमने इसे भी शामिल किया था। लोक कवि के रूप में विख्यात जगनिक एक प्रमुख आधुनिक साहित्यकार हैं। इनका संबंध मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र से रहा है। यह जो थे कलिंजर नरेश परिमल देव के दरबारी कवि थे। साहित्यिक योगदान में बता दें कि दरबारी कवि थे और इनका क्षेत्र हमने बता दिया कहाँ से थे। अब देख लेते हैं इनकी प्रमुख कृतियों को क्या क्या है। तो 2 हैं इनकी, एक आलाखंड है और एक परिमल रासो है। तो हम दोनों को अलग अलग बिंदुओं में समझा देते हैं। आलाखंड में क्या है, तो इसे सर्वप्रथम इलियट महोदय द्वारा लिपिबद्ध किया गया था। कलिंजर के 2 प्रमुख योद्धा आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन हमें देखने को मिलता है। आज भी हम यदि बुंदेलखंड क्षेत्र में जाएंगे तो आला उदल की कथाएं प्रसिद्ध हैं और इसी प्रसिद्धि का कारण जगनिक का जो साहित्य में वर्णन इन्होंने जगनिक ने कर दिया था इनका, इसी के कारण आज हम उन्हें जान पा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार साहित्यिक योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए चलते हैं अगली इनकी कृति की ओर। परिमल रासो। तो जो कलिंजर के नरेश थे परिमल देव, उन्हीं की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। इस प्रकार हमने 2 इनकी प्रमुख कृतियों को बता दिया। अब अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, क्या है विशेषताएं इनकी। तो वीर रस की प्रधानता में जगनिक ने अपने साहित्य को लिखा था। साथ ही साथ बुंदेली लोक काव्य शैली में उन्होंने रचना की थी और राष्ट्रीयता की भावना को प्रेरित किया था। आला उदल की वीरता का वर्णन हमें राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ता है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि हमने उसकी प्रमुख रचनाएं भी दे दी जगनिक महोदय की और उनकी विशेषताएं भी अलग से बता दी। ठीक है, अंत में आप लिखते हैं कि इस प्रकार जगनिक का साहित्यिक क्षेत्र में योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने स्तर पर प्रस्तावना और उपसंहार को अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ एक फॉर्मेट बता रहे हैं। इसके बाद हमने बता दिया कि 2 प्रमुख रचनाएं जो थी और प्रमुख विशेषताओं को शामिल किया, तो ज्यादा से ज्यादा पक्ष हमने शामिल करने का प्रयास किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के योगदान को बताइए। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा गया है, किंतु आगे आने वाले क्वेश्चन पेपर में इसके पूछे जाने की कई अधिक संभावनाएं हमें देखने को मिलती हैं। क्या लिखेंगे इसके बारे में, क्या है। तो 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश की छोटी छोटी रियासतों ने अपने सैन्य कौशल और विद्रोह के दम पर अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। ठीक है, अब इसका प्रारंभ कब हुआ था, सभी लोग जानते हैं कि 3 जून 1857 को नीमच क्षेत्र से मध्य प्रदेश में जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इसकी नींव पड़ी थी। ठीक है, अब हम बता देते हैं इसका प्रमुख घटनाक्रम क्या था। तो देश भर के जो नीमच क्षेत्र था, आप सभी जानते हैं कि यहाँ जो आपकी एक सैन्य छावनी बनी थी, देश भर के आंदोलनकारियों के लिए एक सैन्य मुख्यालय का रूप लिया था। ये है मध्य प्रदेश का योगदान 57 की क्रांति में। आज भी यहाँ सीआरपीएफ की या कोई अन्य दल है, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है,
कि आज भी एक टुकड़ी यहाँ विद्यमान है और इसका पूरा श्रेय जाता है 1857 की क्रांति को। यहीं से उनका मुख्यालय बनाया गया था। ये एक प्रमुख घटना रही मध्य प्रदेश से संबंधित। दूसरा हम देख लेते हैं कि हड़प नीति का विरोध। 1857 की क्रांति होने का सबसे प्रमुख कारण हड़प नीति थी। तो इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने क्या किया आप बताएं। कि मंडला के क्षेत्र में रानी अवंतीबाई और उनकी जो सहायिका रही थी गिरधारी बाई द्वारा हड़प नीति का विरोध किया था। तो हमने आप देख रहे हैं कि हमने हड़प नीति का भी बताया कि 1857 की क्रांति के कारण भी बता रहे हैं और उसमें मध्य प्रदेश को भी शामिल कर रहे हैं। तीसरा हम देख लेते हैं आदिवासी एवं जनजाति वर्ग की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी हुई। आप देख लिए निमाड़ क्षेत्र में भीमा नायक हो, तात्या भील हो, 1857 की क्रांति में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो उन्होंने निभाई थी। तो ये देखने को मिल रहा है कि आदिवासी और जनजाति वर्ग ने आगे के स्वतंत्रता आंदोलन में जो नींव थी वो मध्य प्रदेश से शामिल हुई थी, आप ऐसा बता सकते हैं। साथ ही साथ आप बता दें स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि रायपुर क्षेत्र में जो गोंड महिलाओं ने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार आप चार महत्वपूर्ण पहलुओं को लिखिए कि अपन ने क्या क्या बता दिया कि जो सैन्य छावनी के बारे में बताया, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण हड़प नीति रहा था उसको बता दिया, आदिवासी एवं जनजाति वर्ग को जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका निभाई थी उसका भी बता दिया, महिलाओं की भागीदारी बता दी। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रहे थे हमने उन्हें भी इसी में सम्मिलित कर लिया। इसके अतिरिक्त जो कोई अन्य आपके महत्वपूर्ण रहे हैं हम उन्हें बता देते हैं क्या क्या थे। तो इंदौर क्षेत्र में सआदत खान ने विद्रोह किया था, धार के क्षेत्र में राजा बख्तावर सिंह ने विद्रोह किया था, सागर के क्षेत्र में शेख रमजान ने विद्रोह किया था। अंत में हम 2 लाइन का निष्कर्ष लिख देंगे कि इस प्रकार 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साथ ही भविष्य के आंदोलन की एक रूपरेखा भी तैयार की। इस प्रकार आप इस आंसर को लिखिए। अधिकतर विद्यार्थियों ने, अधिकतर जो स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया उन्होंने क्या किया, सीधे सीधे जैसे विद्रोहकर्ता के नाम लिख दिए कि इस क्षेत्र से इन्होंने विद्रोह किया, इस क्षेत्र से इन्होंने विद्रोह किया, ऐसे करके आपने सिर्फ विद्रोहकर्ता लिखे। तो वह आंसर आपका कंप्लीट नहीं होता है। सिर्फ विद्रोह करने से नहीं होगा, विद्रोह को आप 1857 की क्रांति से रिलेट तो करिए। रिलेट तभी हो पाएगा जब हमने बताया कि 1857 की क्रांति हड़प नीति के कारण हुई थी और हड़प नीति ने मध्य प्रदेश में किस प्रकार किया। महिलाओं का योगदान आप देख लीजिए, आदिवासी या जनजाति वर्ग का योगदान, तब आपका आंसर पूरी तरह कंप्लीट होगा, तब आपको अधिकतम अंक मिलने की संभावना मिलेगी। सिर्फ नाम नाम की विद्रोह इसने कहाँ किया था, किसने कहाँ किया था, इससे आपका उत्तर कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, ये बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत पर मुस्लिम संस्कृति के प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखें, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे भी विशेष रूप से तैयार करके रखिए। बता देते हैं आपको कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ ही भारत पर मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगे थे। सभी लोग जानते हैं कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 में ही हमारे यहाँ हुआ था। इसी को आधार बनाकर हमने प्रस्तावना दे दी। आप इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है, तब बता देते हैं क्या। तो फिर वही बात, प्रभाव बताने हैं तो प्रभाव हमेशा सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं। तो आप सकारात्मक प्रभाव देख लीजिए क्या रहे। तो स्थापत्य के क्षेत्र में गुंबदों एवं मेहराबों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। कला हो, कौशल हो, संगीत एवं चित्रकला के क्षेत्र में नए नए परिवर्तन हमें देखने को मिले थे। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। तो भक्ति आंदोलन का उदय मुस्लिम संस्कृति के कारण ही माना जाता है। साथ ही साथ मुस्लिम संस्कृति के कारण ही सूफी संतों की शिक्षाओं का भी हमें उपयोग करने को मिला। इस प्रकार आप सकारात्मक पक्ष बता दें। आप चाहे तो इसके साथ में उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे आपने स्थापत्य क्षेत्र में लिख रहे हैं तो आप स्थापत्य जो प्रमुख शिलाकृतियां हैं जैसे ताजमहल हो या आपका लाल किला हो, आप उनको सम्मिलित कर सकते हैं उदाहरण के रूप में। किंतु आप विशेष ध्यान रखिए कि जब भी प्रभाव बताएंगे तब आप दोनों प्रकार के प्रभाव बताइए, आप उसके सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। नकारात्मक प्रभाव हम देख लेते हैं क्या रहे। तो पर्दा प्रथा का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। साथ ही साथ अहिंसा और अत्याचार में वृद्धि हुई थी। दास प्रथा हो, बाल विवाह का प्रचलन यहाँ से और अधिक बढ़ गया था। यह कुछ नकारात्मक बिंदु थे भारत पर मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव के। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर लिखिए। तो यहाँ आपका 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 6 नंबर के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे चलेंगे 15 नंबर के क्वेश्चन की ओर।
एक बात मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि 6 नंबर के क्वेश्चन की आप एक फॉर्मेट इस प्रकार तैयार कर लीजिए, अपने स्टडी रूम के सामने चिपका लीजिए कि ऊपर प्रस्तावना लिखनी है, बीच में उसका मुख्य पक्ष लिखना है और अंत में 2 लाइन का आपका निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, और किस प्रकार लिखना है कि ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल हम कर सकें, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ विद्रोह लिख रहे हैं तो विद्रोह ही विद्रोह अपन ने 12-15 लिख दिए, तो यह नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा पक्षों को शामिल करें। यदि प्रभाव पूछे हैं तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों बताएं, मूल्यांकन पूछा है तो भी आप विशेष रूप से दोनों पक्षों को बताएं उसके, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा और आपको अधिकतम अंक प्राप्त होंगे। चलिए चलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चंस की ओर। 15 नंबर में पहला क्वेश्चन था, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, विस्तार से वर्णन कीजिए। कई विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद थी कि यह आंसर तो बहुत अच्छा ही लिखा जाएगा। कुछ एक विद्यार्थियों की कुछ समस्याएं जरूर रही हैं इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर एक मॉडल उत्तर के विचार कर लेते हैं। चलिए क्या था, तो पहले हम प्रस्तावना बताएंगे इसमें भी कि कलिंग के युद्ध में हुए भीषण नरसंहार की प्रतिक्रिया स्वरूप अब अशोक ने उदार धार्मिक नीति का अनुसरण किया और बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। बौद्ध धर्म की वैश्विक सफलता के पीछे अशोक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जहां 6 नंबर में हम 1 या 2 लाइन की बात कर रहे थे, 15 नंबर में आप 3 या 4 लाइन की प्रस्तावना लिख सकते हैं। तो हमने इसको अशोक को कलिंग के युद्ध से प्रारंभ किया, क्योंकि उसी के पश्चात ही इसकी जो बौद्ध धर्म के प्रति नीति थी वो बदली गई थी। तो इसी को हमने दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावना में 3 से 4 बिंदुओं को शामिल किया। चलते हैं इसके मुख्य पक्ष की ओर। तो पहले, हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि 15 नंबर में या 6 नंबर में जो भी हो, यदि आपको कोई फ्लो डायग्राम बनाने का मौका मिलता है हिस्ट्री में तो आप बनाएं, 15 नंबर में तो आप विशेष रूप से बनाएं। यहाँ हमने एक फ्लो डायग्राम के रूप में ही इसके महत्वपूर्ण पक्षों को शामिल किया है। ज्योग्राफी आप लिख रहे हैं तो आप उसमें मैप इंक्लूड कीजिए, ज्योग्राफिकल डायग्राम इंक्लूड कीजिए, लेकिन हिस्ट्री में आप मैप उतना इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, कहीं कहीं तो आप कर सकते हैं, किंतु फ्लो डायग्राम आप 15 नंबर में लगभग सभी क्वेश्चन में जहां तक संभव हो आप बनाएंगे, आपको अधिकतम अंक मिलेंगे। यहाँ देख लेते हैं, प्रचार प्रसार के लिए किए गए उपाय के रूप में हमने महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में बनाया। अब इसका क्या, तो तीर्थ यात्राएं कराई थी, खुद अशोक ने तीर्थ यात्राएं करी थी। फिर क्या किया, तो धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी, साथ ही साथ शिलालेखों को खुदवाया था। और क्या किया था, तो उसके खुद निजी आदर्श थे, वह जो खुद मानता था तब जाके वो कहता था कि आप लोग भी इसका अनुसरण करें। ठीक है, धार्मिक उत्सवों एवं समारोह का आयोजन किया था प्रचार प्रसार के लिए। साथ ही साथ कई लोकहित के कार्य उन्होंने किए थे। अन्य बिंदु में देखा जाए तो बौद्ध संगीति का आयोजन उन्होंने किया था। साथ ही साथ मठों एवं विहारों का निर्माण कराया था। इसके अलावा एक और बिंदु यहाँ छूट गया है, वह था कि विदेशों में जो यात्रियों को भेजा था, आप उसे भी शामिल कर सकते हैं। ऐसे करके आप महत्वपूर्ण 9 बिंदुओं को हमने शामिल किया है। यदि आप जल्दीबाजी में पेपर में एक आध बिंदु भूल भी जाते हैं तो आप 8 बिंदु तो कम से कम याद रखिए। चलिए इनको हम एक एक को अब विस्तृत रूप में समझ लेते हैं। क्या है, तो तीर्थ यात्राएं, तो अशोक ने बोध गया हो गया, लुम्बिनी, सारनाथ, निग्याली सागर आदि प्रमुख बौद्ध स्थलों की यात्राएं की थी। इसके कारण बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। दूसरा बिंदु देखें तो धम्म महामात्र की नियुक्ति। क्या था धम्म महामात्र, तो शासन व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से धम्म महामात्र जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इसका कार्य धर्म की स्थापना करना, धर्म की वृद्धि करना एवं प्रचार प्रसार करना होता था। ये धम्म महामात्र की नियुक्ति करवाई। साथ ही तीसरा बिंदु देख लेते हैं, शिलालेखों को खुदवाया था। कैसे शिलालेख, तो राज्य में विभिन्न स्थानों पर पत्थर एवं स्तंभों पर धर्म के नियमों को लिखवाया ताकि जनसाधारण इन्हें पढ़े एवं इन नियमों का अनुसरण करें। आप देख रहे हैं हमने पहले फ्लो डायग्राम बनाया, उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग अलग छोटे छोटे रूप में समझाया है। ठीक है, चलते हैं अगले बिंदु की ओर। निजी आदर्श, क्या थे निजी आदर्श, तो स्वयं अपने चरित्र को इन सिद्धांतों के अनुरूप ढाला था जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे। सभी के समक्ष एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में खुद को स्थापित किया और स्वयं भी बौद्ध धर्म में शामिल हो गया था। इस प्रकार अशोक ने एक अपने व्यक्तित्व से वह खुद अपना ही व्यक्तित्व दिखाकर बताना चाहता था कि बौद्ध धर्म में कई खासियत हैं और इनका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। पांचवा क्या था, तो धार्मिक महोत्सव उत्सवों एवं समारोह का आयोजन किया जाता था। तो विभिन्न उत्सवों के द्वारा समय समय पर कई समारोह का आयोजन
बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। अगले बिंदु की बात करें तो लोकहित के अन्य कार्य, क्या क्या कार्य किए उन्होंने लोकहित के लिए? तो वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाना, जलाशयों का निर्माण करवाना, चिकित्सालयों का निर्माण, जड़ी बूटियों के बागों का निर्माण कराते थे ताकि अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो और लोकहित हो सके। इस प्रकार आप 6 बिंदुओं को लिख दिया हमने। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। बौद्ध संगीति का आयोजन इसमें एक प्रमुख बिंदु रहा। सभी लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की जो तीसरी संगीति हुई थी वह इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सभी लोग जानते हैं कि जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी इसी में आपका जो त्रिपिटक में तीसरा जो है आपका अभिधम्म पिटक, जो कि मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा ही लिखा गया, वही यहीं पर ही बताया गया था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार में भी बौद्ध संगीति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय ही हुई थी। अगला बिंदु देख लेते हैं, विदेशों में धर्म प्रचारकों को भेजना। सभी लोग जानते हैं कि श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। साथ ही साथ मिस्र हो गया, वर्मा हो गया, सीरिया आदि देशों में भी प्रचारकों को भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने का कार्य अशोक द्वारा किया गया था। 9वें बिंदु की ओर चलते हैं। क्या था? तो मठों एवं विहारों का निर्माण कराया था। मठ क्या होते हैं? तो भिक्षुक एवं भिक्षुणियां रहने के लिए मठों एवं विहारों का निर्माण कराया था। और सांची के स्तूप का जो निर्माण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3री शताब्दी में अशोक के द्वारा ही इसका निर्माण कराया गया था। इस प्रकार बौद्ध धर्म के जो तीनों हैं, चैत्य हो, विहार हो, मठ हो, स्तूप हो, सभी का निर्माण कार्य करने का कार्य अशोक द्वारा कराया गया था। तो इस प्रकार आपने बता दिया कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने क्या क्या किया। अंत में हम 2 लाइन का निष्कर्ष बता देते हैं। इस प्रकार अशोक ने अपने कार्यों से बौद्ध धर्म को न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी पर्याप्त प्रगति के पथ पर पहुंचाया था। इस प्रकार एक आप सकारात्मक रूप में निष्कर्ष लिखें और अपने उत्तर को कंप्लीट कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 का बी था, दहसाला बंदोबस्त में राजा टोडरमल के योगदान के बारे में बताइए। इस क्वेश्चन को पूरी टेस्ट सीरीज के अगर स्टूडेंट्स में अगर हिसाब लगाया जाए तो 1 या 2 विद्यार्थी ने ही लिखा था बस। और इसका कठिन होने का कारण मुझे ऐसा लगा कि इसमें अलग से राजा टोडरमल को जोड़ देना इसमें एक कठिन बिंदु लगा। मैं आपको यहाँ आंसर बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि यह कठिन नहीं था। सभी लोग दहसाला बंदोबस्त के बारे में तो जानते हैं, किंतु राजा टोडरमल का नाम लिख देने से सभी कंफ्यूज हो गए और उन्होंने यह आंसर नहीं लिखा। ऐसा कोई महत्वपूर्ण अलग से कोई क्वेश्चन नहीं था, आप इसका ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या बताया? तो मुगल शासक अकबर के द्वारा 1580 में भूराजस्व की एक नई व्यवस्था प्रारंभ की गई जिसे दहसाला बंदोबस्त कहा गया। इसका प्रमुख अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल को बनाया गया। इसे आइन ए दहसाला के नाम से भी जाना जाता है। 3-4 बिंदुओं को शामिल करके हमने एक प्रस्तावना बना ली। अब क्या था? तो इसका उद्देश्य देख लेते हैं। सबसे पहले कि जो भूराजस्व व्यवस्था थी उसका उद्देश्य क्या था? तो राजस्व प्राप्ति के लिए व्यवस्था करना, किसानों के हितों की रक्षा करना, उत्पादन में वृद्धि करना एवं भूराजस्व के आंकड़ों को एकत्रित करना। आप सभी लोग जानते हैं कि इसका प्रमुख कौन था? राजा टोडरमल था। तो लगभग सभी कार्य राजा टोडरमल द्वारा ही किए गए थे। अब विशेष रूप से योगदान देख ही लेते हैं। क्या किया इन्होंने? तो कर निर्धारण की, जो कितना कर लिया जाएगा उसकी दर निर्धारित की। साथ ही साथ विभिन्न फसलों का स्वरूप तय किया। क्या किया? भूराजस्व एकत्रित करने का कार्य किया। भूमि का वर्गीकरण किया। साथ ही भूमि की माप भी इन्होंने बताई। इस प्रकार एक फ्लो डायग्राम के द्वारा आप इन 5 बिंदुओं को शामिल करें। आगे समझाते हैं इन बिंदुओं को। पहला हम देख लेते हैं भू राजस्व का निर्धारण। सभी लोग जानते हैं कि विगत 10 वर्षों में भूमि में हुई पैदावार और उत्पादन लागत का सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया गया और इसी का औसत निकालकर औसत जो पैदावार हुई उसका 1/3 भाग राज्य को दिया जाने तय किया गया था कर के रूप में। इस प्रकार भू राजस्व का निर्धारण किया गया था। दूसरी बात क्या थी? कर का संग्रह। कर का संग्रह किस प्रकार? तो किसानों द्वारा प्राप्त कर में नगद को प्राथमिकता दी थी। नगद कर को प्राथमिकता दी थी। साथ ही साथ अन्य बिंदु में चलते हैं तो फसल की बुआई के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। 4 भाग थे। क्या क्या? एक था पोजल भूमि, दूसरा था आपके पड़ती भूमि, तीसरा था चाचर भूमि और चौथा था बंजर भूमि।
अब इनको भी हम एक एक पॉइंट में बता देते हैं कि पोजल क्या भूमि थी। तो यह उपजाऊ भूमि होती थी जिसकी उत्पादन क्षमता सर्वाधिक होती थी। पड़ती भूमि की बात करें तो इस प्रकार की भूमि में एक साल के अंतराल से कृषि कार्य किया जाता था। यह थी पड़ती भूमि। तीसरा बिंदु हम देख लेते हैं, चाचर भूमि। तो यह क्या थी, कम उर्वरता वाली भूमि होती थी और 3 या 4 वर्ष के अंतराल में इसमें कृषि कार्य किया जाता था। अन्य बिंदु देख लेते हैं, तो बंजर भूमि, खाली पड़ी भूमि होती थी, इसमें कृषि कार्य नहीं किया जाता था। इस प्रकार 4 अलग अलग भूमियां इन्होंने राजा टोडरमल के द्वारा ही निर्धारित की गई थी। अन्य कार्यों में देख लेते हैं, महत्वपूर्ण कार्यों में, तो राजा टोडरमल ने किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए थे, समय समय पर उनसे बात किया करते थे। साथ ही साथ कृषकों को भूमि के मालिक की संज्ञा दी थी उन्होंने। साथ ही साथ काबिलियत नामा लिखवाना भी उन्होंने शुरू किया था। इस प्रकार आप लिख सकते हैं अन्य कार्यों में। अंत में आप निष्कर्ष लिख दीजिए कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अकबर द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था की सफलता में राजा टोडरमल ने विशेष रूप से भूमिका निभाई। इसी के परिणाम स्वरूप भूमि का कुशल प्रयोग हुआ, साथ ही साथ राज्य की आय में बढ़ोतरी हुई। अब मुझे नहीं लगता इस आंसर को देखने के बाद आपको लगा होगा कि ये कठिन क्वेश्चन था। जो पॉइंट आप दहसाला बंदोबस्त में लिखते हैं वही सारे पॉइंट्स यहाँ भी आते हैं। कुछ एक अन्य पॉइंट हमने जरूर जोड़े हैं इसमें, वो आप भी जोड़ सकते थे, लेकिन क्वेश्चन देख के ही हम डर गए। तो ये चीज से बचिए आप। हाँ, हो सकता है आगे आपका जो 2 क्वेश्चन थे वो आपको ज्यादा अच्छे से बनते थे, इसीलिए आपने उनको शामिल किया। लेकिन अधिकतम विद्यार्थियों को इसको ना लिखने का जो कारण मुझे लगा, इसका कठिन होना या राजा टोडरमल का नाम इसमें जोड़ देना लगा था। तो आप घबराएं नहीं ऐसे क्वेश्चन से, उन्हें पढ़ें और उनके अनुसार उत्तर देने का प्रयास कीजिए। टेस्ट में जितना अधिक आप सुधार कर सकते हैं आप सुधार कीजिए। आप नंबर की चिंता मत कीजिए, आप अच्छा लिखेंगे, आप अच्छा फॉर्मेट देंगे तो आपका अधिकतम अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 के सी की ओर। क्या था, भारत की स्वतंत्रता में प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन, उनके कारण एवं महत्व को बताइए। कई बार हमें देखने को मिलता है कि कई प्रश्नों में 2 या 3 भागों में क्वेश्चन होता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन बताएं, उनके कारण बताएं और उनके महत्व बताएं। विद्यार्थी इन्हें अलग कर ही नहीं पाता है। उन्होंने दिख गया कि क्रांतिकारी आंदोलन है तो एक लाइन से क्रांतिकारी आंदोलन उन्होंने 15-20 लिख दिए। इससे आप, मैं कई बार कह रहा हूं कि आप अधिकतम अंक नहीं ले पाएंगे, आप एक ही पक्ष में रह जाएंगे। आप क्वेश्चन के तीनों पक्षों को बराबर अहमियत दीजिए। इससे पहले के टेस्ट सीरीज में भी मैंने आपको यह बताया है कि आप जब जब सभी को समान अहमियत नहीं देंगे सभी पक्ष को, तब तब आपको कम अंक ही प्राप्त होंगे। हम देख लेते हैं इस आंदोलन, इसका उत्तर को। क्या था, तो भारत की स्वतंत्रता में क्रांतिकारी आंदोलनों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांतिकारियों की पृष्ठभूमि, कार्यप्रणाली, विचारों एवं उद्देश्यों से उनके राष्ट्रवादी होने का प्रमाण मिलता है। क्या था, तो क्रांतिकारी आंदोलन देख लेते हैं प्रमुख, भारत में हुए आंदोलन और विदेशों में हुए आंदोलन। इस प्रकार आप 2 भागों में से बांट सकते हैं। भारत में हुए आंदोलन को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या थे, तो व्यायाम मंडल द्वारा 1897 में, अभिनव भारत की स्थापना हुई थी 1899 में, अनुशीलन समिति के द्वारा हुए 1903 में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी द्वारा 1924 में, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी द्वारा 1928 में, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी द्वारा भी इसके आगे आंदोलन होते रहे थे। साथ ही साथ यदि आपके पास समय होता है, आपकी राइटिंग स्पीड तेज है, तो आप इसकी प्रमुख घटनाओं को भी शामिल कर सकते हैं कि किस संगठन द्वारा क्या क्या प्रमुख घटनाएं शामिल की गई थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विदेशों में हुए क्रांतिकारी आंदोलनों को, कौन कौन से थे। तो ये थे इंडिया हाउस की स्थापना, गदर पार्टी, कामागाटा मारू घटना, तोसा मारू घटना और आजाद हिंद फौज की स्थापना। आप चाहें तो इसे एक ही पेज पर दोनों को लिख सकते हैं। एक तरफ आप भारत में हुए आंदोलन और दूसरी तरफ आप विदेशों में हुए आंदोलनों को बता सकते हैं। क्रांतिकारी आंदोलनों को ही लिखना है। चलिए चलते हैं आगे। अब दूसरा पक्ष जो था क्वेश्चन का वो था क्रांतिकारी आंदोलनों के कारण बताइए। क्या थे कारण, तो उदारवादी आंदोलनों की असफलता ने युवाओं में असंतोष उत्पन्न किया था। दूसरी बात, 1897 में हुई तिलक को जेल से राजनीतिक निराशा थी।
कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति से उत्पन्न हुई निराशा, साथ ही साथ क्रांतिकारियों में आत्मसम्मान और आत्म बलिदान का प्रसार क्रांतिकारी आंदोलनों का प्रमुख कारण बना। तीव्र राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न करने वाले साहित्य का प्रभाव, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हम देख रहे थे कि कहीं इटली जीत रहा था, कहीं जापान जीत रहा था, तो इसने भी भारतीय क्रांतिकारियों को एक मजबूत पक्ष दिया कि हम भी अगर क्रांति करेंगे तो अंग्रेजों को उखाड़ के भारत से फेंका जा सकता है। इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं कि इसका महत्व क्या निकला। तो महत्व यह निकला कि राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ, अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन हुए। आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो अंग्रेजों ने भारत में शोषण की प्रवृत्ति को कम किया, साथ ही साथ स्वतंत्रता प्राप्ति की चाह में वृद्धि हुई, कृषकों पर शोषण समाप्त हुआ, भारतीयों के लिए लाभदायक नीतियों का निर्माण किया गया, अंग्रेजी शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था इन आंदोलनों ने, और साथ ही साथ देश हित में योजनाओं से आर्थिक तंगी से भी मुक्ति प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलनों का महत्व हमने देखा। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमने क्वेश्चन के तीनों पक्षों को यहाँ शामिल किया। क्या क्या, पहले क्रांतिकारी आंदोलन बता दिए, उसके बाद पूछा गया था कि आपके कारण क्या थे, तो एक पेज में हमने पूरा कारण बता दिए। फिर हमने बता दिया आपको कि इसका जो महत्व पूछा गया था, इसका भी लगभग एक पेज में हमने लिखा। इस प्रकार आप 3 पेज में, 3 से 3.5 पेज में आपका यह आंसर जाएगा, और यह एक बहुत ही अच्छा आंसर आपको रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन था हमारा, रियासतों का भारतीय संघ में विलय एक कठिन समस्या थी, इसका समाधान किस प्रकार किया गया। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या था। 3 जून 1947 को प्रस्तुत माउंटबेटन योजना में कहा गया कि रियासतों का भारतीय संघ में विलय किया जाए या पाकिस्तान में विलय किया जाए, इसकी स्वतंत्रता रियासतों को होगी। साथ ही साथ रियासतों को इन दोनों परिस्थितियों के अलावा भी स्वतंत्र रहने की छूट प्रदान की गई थी, जिसके कारण रियासतों का विलय एक प्रमुख समस्या के रूप में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार माउंटबेटन योजना के आलोक में हमने अपनी प्रस्तावना को बता दिया। ठीक है, सभी को ज्ञात है कि 1947 की स्थिति के अनुरूप भारत में लगभग 565 से ज्यादा रियासतें थीं, जिन्हें मिलाने का कार्य अंतरिम जो सरकार गठित हुई थी उस समय जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसके द्वारा एक रियासत विभाग बनाया गया था, उसको सौंपा गया। इस रियासत विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी थे वीपी मेनन साहब। इन्होंने रियासतों को भारत संघ में मिलाने का कार्य किया था। तो कैसे कार्य किया, लगभग 500 से 560 550 से प्लस रियासतें ने भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से विलय कर लिया, किंतु कुछ रियासतें थी जैसे जम्मू कश्मीर हो गई, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद है, ठीक है, इसके बाद अन्य बहुत सी ऐसी कई रियासतें थी जो स्वतंत्र रहने की इच्छा जाहिर कर रही थी, तो उनके यहाँ कार्य किया गया। क्या किया, तो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय सबसे प्रमुख समस्या मानी जाती है। कैसे हो इसका विलय, तो सभी जानते हैं कि 1947 में ही पाकिस्तान समर्थक कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तब जाके राजा हरि सिंह ने भारत में मांग की कि हमें इन आक्रमणकारियों से बचाइए। इस संबंध में राजा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शर्त रखी थी कि आप यदि भारत में विलय होते हैं तभी हम अपनी सेना को आपकी रक्षा के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार बात हुई और 26 अक्टूबर 1947 को भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हो गया था। इसकी कई अन्य शर्तें भी थी, हमें उससे ज्यादा लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ विलय की कार्रवाई को ही बताया है। इसके बाद विलय हुआ किसका, जूनागढ़ रियासत का। जूनागढ़ रियासत भी एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आई थी, तो बाद में इसमें जनमत संग्रह कराया गया था। कई बार प्री के लेवल में पूछा जाता है कि जनमत संग्रह के द्वारा किसका विलय किया था, तो आपको याद ही है। जनमत संग्रह के द्वारा लगभग सर्वसम्मति से फरवरी 1948 में भारतीय संघ में विलय कर लिया गया था। किसका, जूनागढ़ का। इसके बाद विलय हुआ हैदराबाद का। हैदराबाद लगभग सबसे बड़ी रियासत थी कि जहां जो कि भारतीय संघ में विलय नहीं हो रही थी और स्वतंत्र रहने की इच्छा जाहिर की थी। तो बाद में निजाम जो वहां का था उसके नेतृत्व में सरकार चल रही थी, किंतु कुछ हिंसक वारदातों के फलस्वरूप 13 सितंबर 1948 को पुलिस कार्यवाही के द्वारा एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया। इसी के द्वारा हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किया गया। आपने यह ध्यान रखा होगा कि हमने
क्रमशः चीजों को तीनों को लिखा है, पहले जम्मू कश्मीर का विलय, फिर जूनागढ़ का, फिर हैदराबाद का। आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्रम अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपके उत्तर को और अधिक बल मिलेगा। ठीक है, हैदराबाद का विलय हो गया। इसके अतिरिक्त भी क्या थे, त्रावणकोर हो गया, जोधपुर था, भोपाल आदि का भारतीय संघ में विलय एक प्रमुख समस्या थी। सभी लोग जानते हैं, भोपाल को तो आप विशेष रूप से देखते ही हैं। 1 जून 1949 को जाके भोपाल भारत में शामिल हुआ। ठीक है, तो ऐसी कई समस्याएं थी, लेकिन महत्वपूर्ण हमने इसे बाद में आसानी से समस्या को सुलझा लिया था। इसका निवारण सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं उनके सहयोगियों ने अपने निर्णय कौशल एवं दूरदर्शिता के द्वारा किया था। इस प्रकार आप अंतिम रूप से निष्कर्ष लिख सकते हैं। यहाँ हमारे अब क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो गए हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए लिखने का। आपने पिछले लगभग 4 से 5 टेस्ट हुए हैं सिर्फ इतिहास के, अलग अलग यूनिट वाइज, अलग अलग चैप्टर वाइज आपका पूरा इतिहास हमने इन टेस्ट के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन टेस्टों से आपको बहुत ही लाभ होगा। इन टेस्टों को आप अभी नहीं, बाद में भी बार बार देखिए। जब जब आपको लगेगा कि आपको देखना चाहिए, आप उसे बार बार खोल के देखिए, आपका निश्चित ही फायदा होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अंत की ओर। आपने यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अपनी तैयारी को और अधिक बूस्ट कर सकें। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हमारे जो अलग अलग चीज़ें डली हुई हैं आप उन्हें देखें। निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि परीक्षा